अदालतों के ऐसे फैसलों को आधा आधा अधूरा न्याय कहता हूं। ये न्याय के नाम पर एक औपचारिकता है। जिन लोगों ने समाज के भाईचारे को, हमारे धर्मनिरपेक्ष ढांचे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, जहर बोया है समाज की रगों में, उनके खिलाफ 50,000 रुपए का जुर्माना, 1 लाख रुपए का जुर्माना कोई सजा नहीं है। अब असली तैयारी है, हु इज आफ्टर मोदी। आफ्टर मोदी में अमित शाह को सर्वोपरि रखना है। इसलिए अमित शाह को चुनौती देने वाला कोई नाम, चाहे उसका नाम शिवराज सिंह हो, चाहे नितिन गडकरी हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, किसी को भी इतना ऊंचे नहीं उड़ने दिया जाएगा कि अब नितिन गडकरी देशद्रोही कहलाएंगे, क्योंकि वे कह रहे हैं काम नहीं हुआ, गांव में काम नहीं हुआ, किसान परेशान, मजदूर परेशान, इत्यादि इत्यादि। ऐसा लगता है कि ऊपर से भले ही मैं 400 पार की बात कर रहे हो, 370 अकेले बीजेपी की आ जाएंगी सीटें, ऐसी बातें कर रही हो बीजेपी और उनके नेता, लेकिन अंदर खाने में डरे हुए हैं। बोलता हिंदुस्तान पे तमाम दर्शकों का स्वागत है। देश की सियासत बदल रही है और बहुत कुछ हो रहा है इस देश की सियासत में। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले आपको बयानों के बीच की लाइन क्या है वो भी हम बताने जा रहे हैं, और इन बयानों के इर्द गिर्द किस तरह से चुनावी रणनीति तय की जा रही है और बीजेपी जो कुछ कर रही है उसके मायने क्या है। क्या वो सही में 400 पार जा रही है या फिर 400 पार का जो नारा दे दिया वो उसके लिए खुद के लिए मुश्किल खड़ी कर रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राकेश पाठक जी हैं। राकेश जी, स्वागत है आपका। राकेश जी, कल बीजेपी ने रात जाग के जिस तरह से बैठक की और ऐसा लगा कि बहुत लंबी चौड़ी रणनीति। अब तक तो ये आरोप लग रहा था कि इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारा नहीं हो रहा, मीडिया उस पर हा हुल्ला कर रहा था कि यहां कोई नहीं मान रहा, आप सीटें तय नहीं कर रहे। हालांकि एनडीए गठबंधन में तो कोई बैठक ही नहीं हुई थी, और कल भी बीजेपी की बैठक हुई और उसमें तय ये कर दिया गया कि जयंत चौधरी क्या लड़ेंगे और ओम प्रकाश राजभर क्या लड़ेंगे। बैठक बीजेपी की और एनडीए की सीटें तय हो रही हैं। ये किस तरह का गठबंधन धर्म बीजेपी निभा रही है? और फिर सवाल ये भी साथ में जोड़ता चलूं कि 2 सीटें लेकर जयंत और ओम प्रकाश राजभर क्या सम्मान महसूस करेंगे? देखिए, जो कुछ हो रहा है इस वक्त बीजेपी या देश में, वो अकेले नरेंद्र मोदी की मर्जी से हो रहा है। एको हम द्वितीय नास्ति, वे अकेले ही भाग्य विधाता हैं देश के। उनकी पार्टी के लोग तो उन्हें अवतार मानते भी हैं, हमें कोई गुरेज नहीं है। वे भगवान विष्णु के 11वें अवतार माने जाएं या रामकृष्ण माने जाएं, लेकिन राजनीति में जिस तरह के लोकतांत्रिक तौर तरीकों की जरूरत होती है, शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और अब उनकी पार्टी का उसमें कोई भरोसा नहीं बचा है। गठबंधन धर्म का जहां तक आपने जिक्र किया, मोदी जी की मजबूरी 2019 में भी नहीं थी कि वे गठबंधन के घटक दलों को अपने साथ सरकार में शामिल करें, क्योंकि अकेले उन्होंने इतनी सीटें हासिल कर ली थी, उन्हें किसी के सहारे की जरूरत थी नहीं। यद्यपि कई बार गठबंधन को लेकर मोदी जी बीजेपी और उनके नेता इतना उपहास भरा, इतना मखौल उड़ाने वाला बर्ताव करते हैं, तब ये भूल जाते हैं कि उनकी जब पहले सरकारें रही हैं, उनकी यानी उनकी विचारधारा की, उनकी पार्टी की, वे सब भी गठबंधन की सरकारें थी। जनता पार्टी जो बनी थी वो भी भानुमति का कुनबा था, उसमें जनसंघ, लोकदल, तमाम सारी पार्टियां शामिल थी। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में 3 बार सरकार बनी, वो भी गठबंधन सरकार थी। इसके बावजूद इसमें कोई संदेह नहीं है कि 2019 में प्रचंड बहुमत अकेले बीजेपी को मिल गया था, इसलिए उसे बाकी सहयोगी दलों की जरूरत नहीं थी। पर इस बार ऐसा लगता है कि ऊपर से भले ही मैं 400 पार की बात कर रहे हो, 370 अकेले बीजेपी की आ जाएंगी सीटें, ऐसी बातें कर रही हो बीजेपी और उनके नेता, लेकिन अंदर खाने में डरे हुए हैं। उनको समझ में आ रहा है कि अब 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी सामने है। जनता ने दूसरा मौका आपको दे दिया था, यह सोचकर कि चलिए पहले 5 साल में आप कुछ नहीं कर सके, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया था, इसलिए अब आपको दोबारा एक बार मौका दे देते। अब 10 साल बाद भी आप नेहरू को, कांग्रेस को गाली देकर चुनाव में जा रहे हैं, तो आपको समझ में आ रहा है कि अंदर ही अंदर आप डरे हुए हैं। अब आते हैं जी गठबंधन धर्म और घटक दलों के साथ उनके बर्ताव का। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मुख्य धारा का मीडिया तो इंडिया गठबंधन की बैठक नहीं हो रही है, सीटों पर समझौता नहीं हो पा रहा, सीटों का बंटवारा नहीं हो पा रहा, इसको लेकर प्राइम टाइम डिबेट्स कर रहे थे। किसी ने एक बार भी ये नहीं पूछा कि एनडीए गठबंधन की बैठक कब हुई थी आखिरी बार। आखिरी बैठक जहां तक मुझे याद है, जिस दिन इंडिया गठबंधन की थी मुंबई में, शायद उसी दिन उन्होंने एक बैठक रख ली होगी, वो भी कितने महीने हो गए हमें याद नहीं। हमें तो ये भी याद नहीं है कि एनडीए गठबंधन में और महत्वपूर्ण
दल कौन कौन से हैं, कौन सी ऐसी पार्टियां हैं जिनका अपना सचमुच में कोई अपने अपने क्षेत्र में कोई वजूद है। नीतीश कुमार को मान लेते हैं, जयंत चौधरी का आपने जिक्र कर दिया कि उनको तो अब 2 सीटें दी जा रही हैं, यानी एक तरफा फैसला हो रहा है। तो ये कैसा गठबंधन है जिसमें जो सबसे बड़ी पार्टी है वो अपने सहयोगी दलों से बात भी नहीं करना चाह रही। एक बार बैठ के कहीं समझौते की टेबल पर तय होता है कि भाई जयंत चौधरी अगर 7 सीटें मांग रहे थे तो उन 7 में से बीच का रास्ता निकलकर 3, 4, 5 हो सकती थी, लेकिन एक तरफा फैसला हो रहा है। ओम प्रकाश राजभर कल कह रहे थे हम दूसरा सबसे बड़ा दल होंगे उत्तर प्रदेश में। अब उनको तो टका शेर नहीं पूछ रही बीजेपी, बाकी की क्या स्थिति होगी। और नीतीश कुमार को तो अपनी खुद की दुकान बचाना अभी मुश्किल है। वे अपनी दुकान बचा लें तब तो बड़े शोरूम के साथ कोई साझेदारी की बात करेंगे। आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं अभी एक डिबेट में कह चुका हूं, ये जुमला ट्विटर पर चल रहा है कि देश के एक मुख्यमंत्री जाएंगे तो विदेश मुख्यमंत्री की हैसियत से, पर जब लौटेंगे तब वे मुख्यमंत्री नहीं रहे होंगे, यानी नीतीश कुमार। तो बीजेपी का ये जो तरीका है, ये जो बता रहा है कि भीतर से वो घबराई हुई है, भीतर से बेचैन है, डेस्परेट है, उसको लग रहा है कि कुछ अच्छा नहीं होने वाला 2024 के अप्रैल महीने के मतदान में, इसलिए वो इस तरह के एक तरफा फैसले कर रही है। और अंतिम बात अभी इस चरण में कि ये जो कल बैठक हुई, रात को 11 बजे शुरू हुई, 3 बजे तक प्रधानमंत्री बैठे रहे, ये सिर्फ परसेप्शन बनाने के लिए है। क्या ये बैठक दिन में नहीं हो सकती थी? क्या ये बैठक पूरी चर्चा 7 बजे शुरू होकर 12 बजे खत्म नहीं हो सकती थी? अब 11 बजे शुरू करके 3 बजे खत्म कर रहे हैं। और फिर उनका जो भोंपू मीडिया है वो तुम्हार बांधेगा कि देखिए प्रधानमंत्री 1 घंटा भी नहीं सोते, सुबह उठते ही पश्चिम बंगाल चले गए, कलकत्ता पहुंच गए, वगैरह वगैरह। ये सिर्फ परसेप्शन के लिए। मैं नहीं मानता कि इससे बहुत ज्यादा कोई फर्क पड़ता होगा मतदाता पर, वोटर पर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। असली बात यह है कि आप अपने सहयोगियों को कितनी सीटें दे रहे हैं, आपके प्रत्याशी कौन होंगे, चुनाव में आपका एजेंडा क्या होगा, मूल बात यह है। जी शाकिर। लेकिन क्या इससे फर्क पड़ेगा जो वरुण गांधी कहते हैं? क्या उससे फर्क पड़ेगा जो आज नितिन गडकरी का बयान है? बयान छोटा है लेकिन मायने, वो ड्यूरेशन छोटी है लेकिन बयान बहुत बड़ा है। वो बयान ये बता रहा है उस कुछ सेकंड में कि किसानों के लिए कुछ नहीं हुआ, गांव के लिए कुछ नहीं हुआ, गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ नहीं हुआ, एमएसपी के लिए कुछ नहीं हुआ। वरुण गांधी भी कमोबेश यही बातें करते हैं बेरोजगारी पर। वही कहते हैं कि धार्मिक हिंसा जो हो रही है, जिस तरह से नारे लगवाए जा रहे हैं, क्या ये बीजेपी के भीतर की बगावत है या इन नेताओं को पता चल गया है कि अब भाई टिकट तो मिलना नहीं है, इसलिए अपने मन की जो है वो कह दो? देखिए अभी बगावत कहना तो थोड़ी सी जल्दबाजी होगी, लेकिन ये बात सही है कि पहले वरुण गांधी पर बात कर लें। वरुण गांधी बहुत समय से उपेक्षित हैं। न केवल वरुण गांधी बल्कि उनकी माताश्री भी, मेनका गांधी जी भी पार्टी में हाशिए पर है। कोई उन्हें सरकार में और संगठन में किसी काम के लिए नहीं पूछता, उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं है, मंत्रिमंडल में वे शामिल नहीं की गई। वरुण गांधी को भी बीजेपी में कहीं किसी हैसियत में नहीं रखा गया। आपका ये अनुमान सही हो सकता है कि उन्हें ये सूचना मिल गई हो कि पार्टी इस बार टिकट नहीं देगी। वरुण गांधी कांग्रेस में जाने की बातें भी, वरुण गांधी के कांग्रेस में जाने की बातें भी चलती हैं। हम नहीं जानते उसमें सच्चाई कितनी है और श्रीमती सोनिया गांधी और उनका परिवार, उनके बेटे और बेटी राहुल और प्रियंका कितना स्वीकार करेंगे वरुण को अपनी पार्टी में। यद्यपि एक मौके पर राहुल गांधी कुछ कह चुके हैं उनको लेकर कि अगर कोई व्यक्ति गॉडसे का रास्ता छोड़कर आना चाहता है तो उसका स्वागत है, विचारधारा संघ की छोड़ता है तो स्वागत है। दूसरे व्यक्ति जिनका आपने नाम लिया, नितिन गडकरी। अब हम और आप पिछले कई सालों से देख रहे हैं कि बीजेपी के अंदरूनी गलियारों में एक ही व्यक्ति है जिसका नाम है नितिन गडकरी, जो बेबाक तरीके से बोलता है। सरकार की रीति नीति की बात हो, पार्टी की बात हो, नेहरू की आलोचना का प्रश्न हो, कांग्रेस की आलोचना का प्रश्न हो, वो हमेशा पार्टी लाइन से इतर अपना एक स्टैंड रखते हैं। वे हमेशा कहते हैं नेहरू की आलोचना इतनी ज्यादा आलोचना करना ठीक नहीं है। अभी उनका जो बयान वायरल हुआ है, कांग्रेस ने तो उसको एकदम हवा में उड़ा दिया, एकदम तैरा दिया है, जन जन तक पहुंचा दिया कि अब नितिन गडकरी देशद्रोही कहलाएंगे क्योंकि वे कह रहे हैं काम नहीं हुआ, गांव में काम नहीं हुआ, किसान परेशान, मजदूर परेशान, इत्यादि इत्यादि। उनके पीछे भी मुझे लगता है
यही वजह होगी ठीक। कि कहीं वे 2024 में प्रधानमंत्री पद के दावेदार न बन बैठे, क्योंकि नितिन गडकरी के ऊपर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी हाथ है, वरद हस्त प्राप्त है उनको। आपको अच्छी तरह याद होगा, जब बीजेपी का अध्यक्ष बनने के लिए, दोबारा बनने के लिए नितिन गडकरी का नाम सामने था, तो एक जी। पूर्ति घोटाला सामने लाया गया था। उस पूर्ति घोटाले को सामने लाने के पीछे बीजेपी के ही लोगों का हाथ था, ऐसा माना जाता है। उनमें से एक व्यक्ति अब दुनिया में नहीं है, अरुण जेटली साहब, खुद नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इन सब लोगों के नाम उस वक्त आए थे कि पूर्ति घोटाले का खुलासा करना, उसको मीडिया के सामने लाना, इस सब के पीछे इसी पूरे ग्रुप का हाथ था। ठीक। तो हो सकता है नितिन गडकरी को भी ये एहसास हो गया हो कि उनका जी। टिकट कट सकता है। यद्यपि मैं ये मानता हूं वरुण गांधी का टिकट काटना आसान है, जी। लेकिन नितिन गडकरी का टिकट काटना इतना आसान नहीं होगा। फिर भी जो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं उनमें से एक नाम वो है, और मोदी शायद नहीं चाहते कि अप्रैल मई 2024 में किसी दिन कोई एक व्यक्ति भी जी। उनके सामने खड़ा हो सके। और खास तौर से मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी। के सामने नहीं, अब असली जी। तैयारी है हु इज आफ्टर मोदी। आफ्टर मोदी में अमित शाह को सर्वोपरि रखना है, इसलिए ठीक। अमित शाह को चुनौती देने वाला कोई नाम, चाहे उसका नाम शिवराज सिंह हो, चाहे नितिन गडकरी हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, किसी को जी। भी इतना ऊंचे नहीं उड़ने दिया जाएगा कि जी। 2024 में किसी दिन नरेंद्र मोदी कह दें कि अब जी। मैं तो वानप्रस्थ आश्रम में जा रहा हूं, मैं तो हिमालय में जाकर तपस्या करूंगा, तब अमित शाह को प्रधानमंत्री बनना हो और बाधा के रूप में कोई नाम सामने आ जाए, तो इन सब लोगों को समय रहते रास्ते से हटाया जाना है। जी शक्ति। लेकिन क्या शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे, उनके बयान भी इस तरह के आ सकते हैं? क्या आचार संहिता लग जाए इसका इंतजार है? क्योंकि वसुंधरा की खामोशी राजस्थान में बीजेपी को कितनी भारी पड़ेगी, और शिवराज का अनमना मन, क्या ये नुकसान पहुंचा सकता है? क्या इंतजार हो रहा है आचार संहिता का, तब ये दोनों नेता बयान देंगे? देखिए, आचार संहिता से तो इन दोनों पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन जी। इन दोनों के व्यक्तित्व में जो बेसिक फर्क है, जो मूल अंतर है, वो ये है कि वसुंधरा राजे बहुत ठसक वाली नेता है। वो मोदी शाह के खिलाफ पिछले 10 सालों से सीधे टकराव मोल ले रही है। वे कोई मौका नहीं छोड़ती रही जब उन्हें सीधे मोदी शाह को आंख दिखाना पड़े और उन्होंने आंख ना दिखाई हो, और इसका खामियाजा उन्होंने भुगत लिया। उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, किसी हैसियत में नहीं आज की तारीख में वसुंधरा राजे। लेकिन शिवराज सिंह चौहान से ये उम्मीद करना कि वे कोई बागी तेवर दिखाएंगे, कोई नुकसान पहुंचाएंगे, वसुंधरा राजस्थान में बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकती हैं, भितरघात कर सकती हैं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान किसी सीमा तक जाकर खुलकर सबके सामने ऐसा ना कुछ बोलेंगे, ना कोई बयान देंगे जिससे उनको बड़ा नुकसान कोई झेलना पड़े। देखिए, मुख्यमंत्री बनने तक, जब मतगणना के बाद से जब तक चयन नहीं हुआ था मुख्यमंत्री का, तब तक वे बहुत कुछ कहते रहे कि मैं मर जाना पसंद करूंगा, अपने लिए कुछ मांगने दिल्ली नहीं जाऊंगा। लेकिन अब उनके पास अंतिम आशा ये बची है कि अगर अभी वे शांत रहे तो कम से कम लोकसभा का टिकट मिल जाएगा, और हो सकता है सरकार बने तो कोई मंत्रालय मिल जाए दिल्ली में। अब इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान के पास कोई विकल्प नहीं है। वे बगावत नहीं कर सकते मोदी शाह के सामने, वे एक भी बयान ऐसा नहीं देंगे, ऐसा मेरा मानना है। और अगर बयानबाजी उन्होंने की तो उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तब तक, जब तक कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी 270 से कम न रह जाए, मोदी शाह की जोड़ी के खिलाफ आवाजें तब और मुखर हो सकती हैं जब बहुमत उसे न मिले। तब तो हो सकता है बगावत हो जाए, जिस बगावत शब्द का इस्तेमाल आप कर रहे हैं। तब तो बीजेपी में बोलने वाले राजनाथ सिंह भी खड़े हो जाएंगे, तब तो बीजेपी में बहुत सारे नेता खड़े हो जाएंगे जो ये कहेंगे कि मोदी का करिश्मा काम नहीं आया, ये पार्टी को बहुमत नहीं दिला पाए, तो अब हम नेतृत्व परिवर्तन की बात करते हैं। लेकिन फिलहाल चुनाव तक कोई बगावत नहीं हो सकती बीजेपी। जी। लेकिन एक तबका जो प्रधानमंत्री मोदी और उनके आसपास की चीजों को लेकर मार्केटिंग करता है, जैसे भोपू मीडिया, गोदी मीडिया,
उसको जिस तरह से फटकार लगी एजेंसीज के जो अथॉरिटी के जरिए फैसला आया जिसपे सुधीर चौधरी, नविका कुमार और अमीश देवगन, अमन चोपड़ा इनको कहा गया कि आप नफरत फैला रहे हैं, नफरती कंटेंट है, आप एक धर्म को टारगेट कर रहे हैं, आप अंतर धर्मीय विवाह को लव जिहाद से जोड़ रहे हैं, जिसका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है। जुर्माना भी लगाया गया। आपको लग रहा है कि ये सिर्फ जुर्माना लगा देना 1 लाख या 50,000 का जुर्माना लगाकर मीडिया को ये कह देना कि आपने गलत किया, काम चल जाएगा? क्या जब अथॉरिटी ये मान रही है कि ये कंटेंट नफरत है और समाज में द्वेष फैलाने वाला है, 2 धर्मों के बीच में नफरत फैलाने वाला है, तो इस पर एफआईआर संगीन धाराओं में दर्ज कराने का आदेश नहीं देना चाहिए था? बिल्कुल, मैं हमेशा इसलिए अदालतों के ऐसे फैसलों को आधा अधूरा न्याय कहता हूं। ये न्याय के नाम पर एक औपचारिकता है। जिन लोगों ने समाज के भाईचारे को, हमारे धर्मनिरपेक्ष ढांचे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, जहर बोया है समाज की रगों में, उनके खिलाफ 50,000 रुपए का जुर्माना, 1 लाख रुपए का जुर्माना कोई सजा नहीं है। वो इतने बड़े मीडिया हाउस हैं, वो इतने बड़े पत्रकार हैं, आर्थिक आधार पर ही अगर कहा जाए 50,000 रुपए उनके लिए जुर्माने की रकम मूंगफली के बराबर है। कायदे से कानून के अंतर्गत मुकदमा दर्ज होना चाहिए और ये आदेश कोर्ट को ही देना चाहिए। जब कोर्ट ने माना कि उन्होंने गलत खबर दिखाई, उन्होंने धार्मिक नफरत फैलाने का काम किया, तो हेट स्पीच को लेकर हमारे यहाँ कानून है। 2 संप्रदायों को बीच में घृणा फैलाने के लिए कानून है, उस पर मुकदमा दर्ज हो सकता है, उसमें सजा हो सकती है। सच्चाई तो ये है कि इन लोगों ने न केवल पत्रकारिता को कलंकित किया है, बल्कि मानवता के प्रति अपराध किया है। ये देशद्रोह नहीं है, ये मानव द्रोह है। ये मनुष्यता के खिलाफ, मानवता के खिलाफ अपराध है। इन सब के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा चलना चाहिए। इन सबको सीखों के पीछे होना चाहिए। सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा कि आप जिस प्लेटफॉर्म पर वो वीडियो है वहां से हटा दें, डिलीट कर दें। आज सोशल मीडिया की दुनिया में कोई चीज कहीं से हटाने से हटती है क्या? एक बार जो वीडियो आ गया दुनिया में सोशल मीडिया पर, आप यूट्यूब से हटा दीजिए, वो लोगों के व्हाट्सएप में। ठीक, क्या करेंगे आप? ये तो रक्त बीज है, इसे कभी खत्म नहीं किया जा सकता। ये एक से अनेक पैदा हो जाते हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि इस तरह के आधे अधूरे न्याय से काम नहीं चलेगा। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, मुकदमे चलना चाहिए और इस मामले में सिर्फ डिलीट करने की बात नहीं, कोर्ट को यह कहना चाहिए था कि आपको 10 दिन प्रतिदिन प्राइम टाइम में हाथ जोड़कर माफी मांगनी है और बताना है कि हमने ये गलत किया था और हमें अदालत ने सजा दी है। 10 दिन तक कम से कम ये चलवाना चाहिए था, इसका आदेश देना चाहिए था, सिर्फ डिलीट करने से काम। क्योंकि दर्शकों ने तो ये जाना ही नहीं कि आपने जो उस समय चलाया था 2 महीने पहले वो गलत था और आपको सजा दी है कोर्ट ने। आप एक दिन एक पट्टी चला देंगे, ज्यादा एक दिन, 10 दिन तक माफी मांगना चाहिए। आपने 1 महीने प्राइम टाइम चलाया था श्रद्धा वालकर की हत्या के मामले में, तो कम से कम 10 दिन तो माफी मांगने का प्राइम टाइम में प्रोग्राम चलाइए। जी सर, ठीक, बहुत शुक्रिया सर, बोलता हिंदुस्तान को वक्त देने के लिए, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।